नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। खंडवा के पंधाना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी गांव बिना पानी के नहीं रहेगा, साथ ही कोई भी व्यक्ति जमीन के बिना भी नहीं रह सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अधिकारियों से कहा है कि कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए और अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, एक बार फिर सुनवाते हैं। जो गांव पानी से वंचित रह गए, झिरना उद्वहन से जो जुड़ेंगे उनको झिरना उद्वहन सिंचाई योजना से जोड़ूंगा। खंडवा और 6 गांव माकन का भी परीक्षण करके जो गांव जुड़ सकते कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हर गांव में पानी आए खेती के लिए, इसमें कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। आज पंधाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। अगर ट्राइबल बेटा बेटियों का भी विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और फीस 15-20 लाख भी लगेगी तो भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। बच्चों के पढ़ने में कोई बाधा नहीं आने देंगे भाई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंगलवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भोपाल पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद एल मुरुगन ने राजधानी भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। इस मौके पर एल मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा है। साथ ही मुरुगन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी धन्यवाद दिया। ये भगवान का यात्रा, ये भगवान मुरुगन में मेरा मुख्यमंत्री इधर पकड़ के आया। मुरुगन का आशीर्वाद से ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारा वीडी शर्मा जी, मेरा साथ मंत्री केंद्र मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, प्रहलाद पटेल जी, नरोत्तम मिश्रा जी एंड सभी बीजेपी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहेंगे। क्यों कहना, मैं तमिलनाडु से आ रहे इधर मेरा को एक मौका दिया, सब लोग भारतीय जनता पार्टी ने मेरा को एक अवसर दिया, हमारा कार्यकर्ता इधर पूरा सपोर्ट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एल मुरुगन केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रदेश को मिले हैं, जो कि खुशी की बात है। साथ ही सीएम ने कहा कि मुरुगन कर्मठ मेहनती नेता हैं और इन्होंने बीजेपी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बचपन से ही वो विचारधारा के साथ जुड़कर पहले विद्यार्थी परिषद के काम में लगे रहे और संगठनात्मक दृष्टि से तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन के विस्तार में उनकी बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने वहाँ काम किया है और मध्य प्रदेश का सौभाग्य तो इसलिए भी कि एक केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश को मुरुगन जी के रूप में मिले हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में वो बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति के क्षेत्र में तमिलनाडु में उन्होंने नेतृत्व किया है और ये प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर अब मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा।
राज्यसभा से चुनकर के मध्य प्रदेश के अंदर माननीय केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर आज यहाँ पर नॉमिनेशन हमने किया है। इसलिए मैं मुरुगन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बधाई देता हूँ और हम सब लोग आगामी समय में कि मध्य प्रदेश को एक और ऐसा नेतृत्व केंद्रीय मिनिस्टर के तौर पर हमको मिला है और मध्य प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गौरतलब है कि ये सीट थावरचंद गहलोत के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने एल मुरुगन को इस सीट से राज्यसभा भेजा है। फिलहाल एमपी में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें 7 पर बीजेपी का कब्जा है। शुभम गुप्ता, भोपाल, न्यूज स्टेट। आगे बढ़ते हैं। खराब सड़कों पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाया था, जिसका प्रदेश के गृह मंत्री ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पलटवार किया है। उन्होंने कहा, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिनकी सरकार में तन डोले मन डोले वाली सड़कें हुआ करती थी। लोग कहते थे सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। इन्हें इससे ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं। सड़कों के बारे में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जिनकी सरकार चली गई सड़कों पर। सड़क में गड्ढा था या गड्ढे की सड़क थी या गड्ढम गड्ढा था जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब तंडोले मंडोले सड़क हुआ करती थी। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जो कहते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, विकास से नहीं जीते जाते। वो सड़कों पर ट्वीट कर रहे हैं। अचंभा नहीं होता आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 17 विभिन्न हाई कोर्ट के जजों और 5 हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की सिफारिश सरकार को भेजी है। इसके अलावा 8 विभिन्न हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए 8 नामों की सिफारिश भी सरकार को भेजी गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में काम करने वाले प्रकाश श्रीवास्तव को कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव है, जबकि हिमाचल हाई कोर्ट के आरवी मलिनाथ को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव भेजा गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने बुरहानपुर सीएमएचओ के खिलाफ 5,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने आदेश की अवहेलना के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश में सूचना आयुक्त द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई हो। हमारे संवाददाता ने सूचना आयुक्त राहुल सिंह से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली दफ़ा ये देखने को मिल रहा है कि सूचना आयुक्त ने किसी सीएमएचओ को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो, और आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आई कि ये गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा। हमारे साथ सूचना आयुक्त राहुल सिंह सर हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, हम देख रहे हैं आप लगातार बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जितने आप एक्टिव हैं, कोई शिकायत करता है तुरंत उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ये नौबत आखिरकार क्यों आ गई कि किसी सीएमएचओ को लेकर आपको गिरफ्तारी वारंट जारी करना? देखिए शुभम जी, जानकारी को प्राप्त करना लोगों का संवैधानिक अधिकार है, और इस मामले में आप जानते हैं कि आरटीआई कानून बहुत स्पष्ट है। 30 दिन के अंदर जानकारी देनी थी। 2017 में आरटीआई आवेदन लगाया, 3 साल बाद जाके जानकारी दे रहे हैं, वो भी आयोग के आदेश के बाद। आयोग लगातार इनको निर्देशित कर रहा था, जो अधिकारी हैं सीएमएचओ, कि आप आयोग के सामने आए, वो यहाँ उपस्थिति नहीं हो रहे थे। फिर हमने जो उनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज में कमिश्नर, उनको आदेशित किया कि आप उनको यहाँ पे उपस्थित करवाएं। हमारा वो भी आदेश जो है, वहाँ पर किसी ने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की। और आयोग जो है मुखदर्शक बन के नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है। कानून की इस तरह से अवहेलना होती रहे, तो इसीलिए अब हमने उसमें गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है कि ये जो दोषी अधिकारी है वो आयोग के सामने यहाँ पे उनको उपस्थित करें। ऐसी क्या जानकारी सर इसमें मांगी गई थी सीएमएचओ से? देखिए, जानकारी जो थी वो बुरहानपुर में कुछ जो वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ पे ड्राइवर की नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति और पदस्थापना संबंधित जानकारी थी, और इस तरह की जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और धारा 4 के तहत तो ये स्वतः देने वाली जानकारी है, इसके लिए तो आरटीआई भी फाइल नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अधिकारियों ने यहाँ पर आरटीआई एक्ट की अवहेलना का मन बना लिया है। और मैं यहाँ पर स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि
आयोग बार बार, हमने कई बार देखा है कि आयोग के समक्ष हम लोग पेनल्टी लगाते हैं और ये कानून में लिखा हुआ है कि आयोग का आदेश जो है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द अथॉरिटी। दूसरा, जो मध्य प्रदेश फीस अपील नियम है उसमें धारा जो रूल 8(4) है उसमें भी स्पष्ट है कि जो भी हम निर्देश देंगे, इसमें जारी करेंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी पर, वो बंधनकारी है उनके ऊपर। लेकिन यहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अब इस वक्त वारंट जारी करके उनको यहाँ पर जब उपस्थित होंगे तो यहाँ पर उसके विरुद्ध को कार्रवाई करेंगे। साथ में जो उसमें अधिकारी हैं, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उनके विरुद्ध भी हमने शो कॉज नोटिस जारी किया है कि वो ये बताएं, क्योंकि डिरेक्शन ड्यूटी का मामला है। मध्य प्रदेश में करीब 17 महीने के बाद एक बार फिर से जनता के लिए अधिकारियों ने दरबार लगाया। जन सुनवाई की शुरुआत होते ही बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के समक्ष मौजूद रखे। राजधानी भोपाल में भी अलग अलग विभागों के द्वारा जन सुनवाई की गई, जिसमें कई समस्याओं का समय पर निराकरण किया गया, तो कई ऐसी समस्याएं थी जिन पर जांच बैठाई गई। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। सेकेंड वेव के दौरान जन सुनवाई बंद कर दी गई थी, जो कि अभी पुनः प्रारंभ की गई है। एक तरफ जहां लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का मौका मिल रहा है, वहीं हर्ष का विषय है कि पिछले कुछ 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले जैसे टेम परियोजना की कुछ लोगों की विषय आया था कि उनका जो भुगतान है, जो लैंड एक्वायर की गई थी, उसका पेंडिंग था, तो वो आज निराकृत है। तो वो लोग भी आज आए हैं और सभी लोगों में फल वगैरह का वितरण कर रहे हैं। जी, बीकॉम ग्रेजुएट किया है। यहाँ पे जैसे बेरोज़गारी से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रहा, 3-1 साल से घर में बैठे हैं, कोई सहायता नहीं मिल रही। कलेक्टर के ऑफिस में भी कितने चक्कर लगाए। इसके अलावा कुछ सुविधाएं, जैसे कि इससे पहले कुछ व्यक्तियों को इन्होंने एक्टिवा यहाँ से दी गई है, मगर ये अपनी बात से मुकर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है कलेक्टर साहब। जबलपुर कलेक्ट्रेट में भी जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुनते और ऑन द स्पॉट समस्याओं का हल करते हुए नजर आए हैं। लोगों का कहना है कि अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उन्हें जनसुनवाई का बेहद इंतजार था। अब उम्मीद है कि जो समस्याएं पिछले 18 महीनों में हल नहीं हो पाई, जनसुनवाई के माध्यम से उनका निराकरण हो सकेगा। जबलपुर कलेक्टर से ज्यादा जानकारी अब मिली है, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी दुर्गेश ने। बड़े लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर जनसुनवाई शुरू हो गई है। आज से मध्य प्रदेश में सभी सरकारी विभागों में जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद आज पहले दिन से ही जनसुनवाई में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे जो आप लंबी लाइन देख रहे हैं, ये वो लोगों की लाइन है जो पिछले तकरीबन 18 महीनों से इंतजार कर रहे थे कि अधिकारी उनकी सीधी बात सुने, उनकी परेशानियों को समझें और जल्द से जल्द हल करें। दरअसल जनसुनवाई के माध्यम से कोई भी आम आदमी कलेक्टर और एसपी से सीधे अपनी समस्याओं को रख सकता है। और कितना इंतजार था लोगों को, हम इनसे बात करते हैं। कितना इंतजार कर रहे थे आप? कितने दिनों से बंद थी ये जनसुनवाई, सुनवाई नहीं हो रही थी? 17-18 महीने हो गए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। सीमांकन के लिए आवेदन किया हमने तहसील में, हम जब मतलब चरगवा तहसील से, सेपरा तहसील से हैं रामकिशोर उपाध्याय। क्या हमारा आदेश तो हो जाता है नपाई का, लेकिन सर नपाई नहीं हो पाती। उम्मीद है जनसुनवाई से हल हो जाए? जी सर, उम्मीद है। बिल्कुल। आपको कितना इंतजार था जनसुनवाई का? कितने महीनों से नहीं हो पाई है? ये 1-2 साल हो गए सर, जब से लॉकडाउन लगा, जब से हमारे बच्चे पढ़ रहे नहीं है स्कूल में। जहाँ स्कूल में जाते, सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल में, जो पैसे मांगने लगते हैं। 2 बच्चे वंचित है 2 साल से हमारे स्कूल से, जहाँ बच्चे स्कूल जाते। जनसुनवाई से मिलेगी? जी मिले। कुछ लोग और भी हैं। कितना इंतजार था आपको जनसुनवाई का? 18 महीने से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं, इसके पहले भी मैंने 2 साल पहले दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये जनसुनवाई बंद हो गई और अब मैं पुनः आया हूँ, अब शायद हो जाए, उम्मीद है कि। ये देखिए लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और ये लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। ये कलेक्ट्रेट का नज़ारा है और यही स्थिति तमाम सरकारी विभागों में इसी तरह की स्थिति आपको नज़र आ रही है। अंदर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जनसुनवाई में सीधे अधिकारियों से संपर्क करते हैं। ये कलेक्ट्रेट का कक्ष है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो तमाम जो लोग हैं सीधे अधिकारियों के साथ अपनी समस्याएँ रख रहे हैं। यहाँ पर जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा बैठे
बैठे हुए हैं जो जनसुनवाई, ये पहली जनसुनवाई जिसे अटेंड कर रहे हैं और हर एक शख्स की समस्या को सुन रहे हैं। उम्मीद यही है कि लोगों को कि इस तरह की जनसुनवाइयाँ लगातार हों ताकि आम आदमी की परेशानी को अधिकारी सीधे सुने और उनकी परेशानियों का हल करें। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। तो करीब 17 महीने के बाद प्रदेश में एक बार फिर से जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। इंदौर में पुलिस की जन सुनवाई में काफी संख्या में लोग पहुंचे। फरियादियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी अपनी समस्याएं बताई है, जिसका अधिकारियों ने संबंधित विभाग को तत्काल निराकरण करने के आदेश दिए हैं। बाद अब शासन के आदेश से जन सुनवाई आज से शुरू हुई है और यहाँ हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग भी जन सुनवाई के लिए आ गए हैं और पूरा स्टाफ लगा हुआ है और इन लोगों को बैठने के लिए अंदर पानी वगैरह की व्यवस्था की गई है। इनकी सुनवाई की जाएगी और तत्काल इनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। विदिशा जिला पंचायत में शुरू हुई जन सुनवाई में सिरोंज नगर की कई महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वो 4-5 सालों से प्रधानमंत्री आवास के लिए भटक रही हैं। उन्होंने बताया कि नगरपालिका में कई बार दस्तावेज जमा कराए गए, लेकिन फिर भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायतों में मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास योजना की समीक्षा बैठक के दौरान नाराजगी व्यक्त की थी और अफसरों पर इस मामले में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने की नसीहत दी थी। परेशानी आ रही है, घर से जा रहेंगे, पन्नी चढ़ा कर रह रहेंगे, घर से जा रहे हैं हमारे। हमने आवेदन दिया, सिरोंज में कुछ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कि जहाँ आए पैसे है नहीं कि दूसरे से किराए ले लेके आए। आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाणिज्य उत्सव समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश आजादी के 75 सालों में उन महान शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं था। आजादी में छत्तीसगढ़ को भी नहीं भुलाया जा सकता। उद्योग में भिलाई स्टील प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश दुनिया के सबसे ज्यादा धान की वैरायटी छत्तीसगढ़ में होती है। पिछले साल पूरे देश का सबसे ज्यादा लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में 75% रहा, जो अब 85% हो चुका है। इसलिए मैंने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा कि धान के साथ धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। ये मांग और पूर्ति का संतुलन बिगड़ा तो किसान आज घाटे में, सरकार के पास दबाव है। ऐसे में मैंने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि मेरे पास सरप्लस पैडी है, मुझे इथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए और पैडी से इथेनॉल की कीमत तय कर दीजिए। भारत सरकार ने गन्ने से इथेनॉल बनाने के रेट तो तय कर दिया, आपने पैरा से बनाने रेट तय कर दिया, लेकिन धान से इथेनॉल की कीमत तय नहीं हुआ था। मैं लगातार 2.5 साल से लिख रहा हूं, तो पैडी से इथेनॉल की कीमत तो तय हो गया, लेकिन भारत सरकार अभी तक से पैडी से इथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं प्रदान कर रही है। तो कुपोषण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से ज्यादा कुपोषण की समस्या है। यहां 5 साल से कम उम्र के 41% बच्चे कुपोषित हैं। सरकार इस पर काम कर रही है। वहीं पंडो जाति के लोगों के मौत के लिए सीएम ने पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कुपोषण है, उसको कौन इनकार कर रहा है? हम तो हर मैंने तो कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है और यहाँ 41% लोग कुपोषित हैं, 5 साल की कम उम्र के। 47% जो महिलाएं हैं कि शरीर में खून की कमी है, एनीमिक है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और उस दिशा में हमने काम शुरू किया, तो कोई समस्या एक दिन में ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। पंडो जनजाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग।
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के दिल्ली दौरे को लेकर बयानों का दौर लगातार जारी है। धमतरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा गठन के बाद से ढाई साल का फॉर्मूला समझौता हुआ था। हालांकि कांग्रेस खंडन करती है, जिससे प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। दिन से विधानसभा गठित हुई और जिस दिन से मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन से लोग कह रहे हैं, विधानसभा में भी बातें आ रही हैं, मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं कि दोनों के बीच में ढाई साल का समझौता हुआ है। अब ढाई साल के समझौते को क्रियान्वित कांग्रेस को करना है। खंडन आते हैं तो दूसरे दिन खंडन की भाषा बदल जाती है। तो सच क्या है, कैसे होगा, इसके कारण क्या होगा के प्रश्न के कारण छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह बलरामपुर पहुंची, जहां उन्होंने पंडो जनजाति के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए रेणुका सिंह ने कहा कि शिक्षा और जानकारी के अभाव में आज भी जनजातीय लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कहीं कहीं जैसे कुछ अंधविश्वास भी दिख रहा है कि बीमार होने पर वो डॉक्टर के यहाँ ना जाकर बैगा देवार के यहाँ जाते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस कैंप भी लगाया गया है प्रशासन के द्वारा। इसके साथ साथ हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मैं उन गांव में जा रही हूँ, आज उन मृतक परिवार के लोगों से मिलूंगी और मैंने कलेक्टर को कल कहा है कि उनके जीवन को बचाने के लिए जैसे जो पीवीटीजी है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, तो इनके जीवन को बचाने के लिए, इनको रोजगार से जोड़ने के लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, मैं बोली हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाएं और मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से उनको पैसा दूंगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान की हूँ कि आप भी उन गाँव में जाएँ और उन लोगों के पारा मोहल्ला में बैठकर उनको जागरूक करें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर देश भर में संत दुखी हैं। नरसिंहपुर झूतेश्वर आश्रम में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध आत्महत्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संतों को विचलित नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा पाप आत्महत्या है। हत्या हुई या आत्महत्या दोनों गलत है। निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके न रहने से संत समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो संत हैं उनको निंदा से इतने दुखित नहीं होना चाहिए और आत्महत्या जैसा दुष्कृत नहीं करना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा पाप आत्महत्या होती है। कोई विधि अपराध करने के बाद उसका प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन जिसने अपना ही शरीर का नाश कर दिया, प्रायश्चित कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी हत्या करी है तो भी जघन्यकारी है और अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो भी जघन्यकारी है। चंद्रपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता युद्धवीर सिंह जुदेव का पार्थिव देह विशेष विमान से जशपुर पहुंचा, जिसके बाद विजय विहार पैलेस में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बीजेपी नेताओं के साथ ही आम जनता युद्धवीर सिंह जुदेव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही है। 22 सितंबर की सुबह 11 बजे मुक्तधाम के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। आपको बता दें कि बीमारी के बाद जुदेव का निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं खबर दुर्ग से, जहां के साइंस कॉलेज में बस्तर आर्ट को संजीवनी देने के लिए 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को प्रकृति और वन्य जीवों की मूर्तियों के निर्माण के बारे में सिखाया जा रहा है। कार्यशाला में निर्मित विलुप्त कलाकृतियां मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता की है, जिसे पुनर्जीवित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मूल रूप से ये जो महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा डोकरा शिल्प कला पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है इतिहास से विद्यार्थियों को परिचित कराना, साथ ही साथ स्किल तकनीकी से विद्यार्थियों को परिचित करना, तकनीकी प्रदान करना, ताकि विद्यार्थी आगे चल करके इसे अपने व्यवसाय के रूप में या सेल
मैनेजमेंट के रूप में इसको अपना सकें और साथ ही विद्यार्थी जो हैं अपनी कला से इतिहास से परिचित हो सकें। खबर दंतेवाड़ा से, जहां के कराली पुलिस लाइन में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए अब योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है। बस्तर टाइगर फोर्स में भर्ती होने के लिए 2000 आदिवासी युवक युवतियों को एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की निगरानी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल नक्सलियों का सफाया करने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी युवक युवतियां मोर्चा संभालने वाले हैं, लिहाजा इंटरव्यू देने से पहले इन युवक युवतियों को तैयार किया जा रहा है, जिससे ये अच्छे से दौड़ में शामिल हो सके। आगे बढ़ते हैं। सुकमा में पूना नारकोम अभियान को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। हार्डकोर नक्सली दंपत्ति हड़कम आयता और पदाम पूज्य ने एसपी सुनील शर्मा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि इन दोनों नक्सलियों पर कुल 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एलओसी कमांडर मलकम आयता पिछले 17 साल से नक्सल संगठन में काम कर रहा था। 15 तारीख को इसी माह में केलापाल एरिया कमेटी के सचिव सोडी मुइया ने, जिसपे शासन के द्वारा 8 लाख का इनाम घोषित था, उसने जिला पुलिस सुकमा के सामने सरेंडर किया था। आज उसी कड़ी में उसके एलओएस कमांडर मड़कम आयता, जिसपे शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है, जो एरिया कमेटी मेंबर पद धारित करता है, उसके साथ पूज्य जो उनकी पत्नी है और जो डिप्टी कमांडर का पद धारित करते हैं, उस पर भी छत्तीस शासन के द्वारा 2 लाख का इनाम घोषित है। दोनों ने आज माओवादियों के द्वारा मनाए जा रहे स्थापना दिवस के अवसर पर उनकी विचारधारा के खोखलेपन को साबित करते हुए जिला पुलिस सुकमा के सामने सरेंडर किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।